सिंधु जल संधि नेहरू टीम ने कैसे भारत के हितों को पानी में बहा दिया। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बना 1960 का सिंधु जल संधि समझौता इतिहास के सबसे अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के समझौतों में से एक है। शांति की चाह में प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान को सिंधु नदी घाटी के 80% से अधिक जल का नियंत्रण सौंप दिया। यह एक बड़ी रणनीतिक भूल और गलत आकलन का उदाहरण था। अगर पाकिस्तान को हिंदुओं के पानी पर निर्भर रहना पड़े तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, इससे रेगिस्तान बेहतर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 16% हिस्सा निवास करता है, लेकिन इसके पास केवल 4% जल संसाधन हैं। इसी असंतुलन के कारण भारत के कई क्षेत्रों में जल संकट देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, तेजी से होता शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के चलते पानी की खपत और मांग लगातार बढ़ रही है। ताज़ा जल की कमी अब भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संघर्ष का प्रमुख कारण बनती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में सिंधु जल संधि एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए घोषणा की कि यह संधि अब स्थगित की जा रही है। यह निर्णय पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद लिया गया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी तानाशाह अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित तथा विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि को इतिहास का सबसे पक्षपातपूर्ण द्विपक्षीय समझौता माना जा सकता है। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली का बंटवारा किया गया, जिसमें पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जबकि भारत को केवल पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी मिली। भारत की आबादी पाकिस्तान से 10 गुना अधिक है और इसकी सिंचाई आवश्यकताएं भी कहीं अधिक हैं। फिर भी भारत ने सिंधु नदी घाटी के 80% से अधिक जल पर पाकिस्तान के अधिकार को मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान की नहरों और सिंचाई प्रणाली को पश्चिमी नदियों से जोड़ने हेतु जल मोड़ने का खर्च भी स्वयं उठाया, ताकि वे भारत की पूर्वी नदियों पर निर्भर न रहें। सिंधु जल संधि विश्व की एकमात्र ऐसी संधि है जो ऊपरी हिस्से वाले देश को नीचे स्थित देश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करती है। कुपात्र पर उदारता की महाभूल। यह संधि एक अत्यंत उदार कदम था, और वह भी उस देश के लिए जिसने 1948 में भारत पर आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर राज्य के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर भी जैसा कि जिन्ना के कट्टरपंथी और नकारात्मक शब्दों से स्पष्ट है, पाकिस्तान संतुष्ट नहीं था। उसकी मांग 90% की थी। पाकिस्तान का यह अधिकार जताने वाला रवैया भारत की गलत उदारता के बिल्कुल विपरीत था। यदि सिंधु नदी घाटी के जल का बंटवारा जनसंख्या, जल निकासी क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया और कृषि योग्य भूमि के आधार पर होता तो भारत को कम से कम 42.8% जल मिलना चाहिए था। भारत द्वारा ऐसी संधि स्वीकार करना एक गंभीर भूल थी, विशेष रूप से जब यह तथ्य सामने हो कि पश्चिमी नदियों का वार्षिक जल प्रवाह पूर्वी नदियों की तुलना में कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी नदियां, विशेषकर सिंधु और झेलम, ऐसे क्षेत्रों से निकलती हैं जहां बड़े पैमाने पर हिमनद ग्लेशियर हैं, जिससे उनमें साल भर स्थायी जल प्रवाह बना रहता है। इसके विपरीत पूर्वी नदियां मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं और उनमें मौसमी उतार चढ़ाव अधिक होता है। पूर्वी नदियों में ब्यास एक छोटी नदी है जो सतलुज की सहायक नदी के रूप में कार्य करती है, जबकि रावी की धारा भारत में बहुत ही सीमित है। इस असंतुलन को लेकर लंबे समय से इस संधि की न्यायसंगतता पर बहस होती रही है।
खासकर इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों को देखते हुए जो भारत के उत्तरी राज्यों पर पड़ते हैं। पाकिस्तान को न केवल अत्यधिक जल प्राप्त होता है, जबकि उसकी वास्तविक आवश्यकता कहीं कम है, बल्कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल लगभग 4 करोड़ एकड़ फुट पानी अरब सागर में व्यर्थ बह जाता है। यदि भारत को इन जल संसाधनों की उपलब्धि हो जाती तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में जल संकट को आंशिक रूप से कम किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इस संधि से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जम्मू और कश्मीर है। विडंबना यह है कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने भारत की मजबूत स्थिति को ठीक से समझा, जिसे नेहरू कभी समझ नहीं पाए। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने कहा, जितनी तबाही बम और गोलों से कोई सेना नहीं कर सकती, उतनी तबाही पाकिस्तान में सिर्फ इस एक कदम से हो सकती है, अगर भारत वह पानी हमेशा के लिए रोक दे जिससे पाकिस्तान के खेत और लोग जिंदा रहते हैं। नेहरू गंभीर भूलों का एक अक्षय स्रोत। वाटर बम भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ सबसे प्रभावशाली रणनीतिक हथियार है। ऊपरी हिस्से में स्थित देश होने के नाते भारत के पास उन 7 नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति है जो सिंधु नदी घाटी में जाती हैं। लेकिन नेहरू ने इस स्थिति का कोई उपयोग नहीं किया और पाकिस्तान को कश्मीर का बड़ा हिस्सा हड़पने का मौका दे दिया। नेहरू ने अपने जीवन में इतनी अधिक गलतियां की कि उन्हें गिनने के लिए एक पूरी विश्वकोश की आवश्यकता होगी। और दुखद बात यह है कि ये गलतियां उनकी मृत्यु के 6 दशक बाद भी हिंदुओं और भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सिंधु जल संधि उनकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। 1 अप्रैल 1948 को, जब भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर युद्ध में उलझे हुए थे, भारतीय पंजाब के इंजीनियरों ने फिरोजपुर हेडवर्क्स से देपालपुर नहर और लाहौर की ओर जाने वाली जल आपूर्ति को बंद कर दिया। उस समय खरीफ की बुआई का मौसम था और इस कदम से पाकिस्तान के लगभग 8% कृषि योग्य क्षेत्र पर असर पड़ा। लाहौर शहर की नगरपालिका जल आपूर्ति भी बाधित हुई और मंडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना से बिजली की आपूर्ति रुक गई। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर में पानी की राशनिंग लागू करनी पड़ी। 1940 के दशक से 1960 के दशक तक पाकिस्तान भारत की जल आपूर्ति रोकने की क्षमता के सामने बेहद असुरक्षित था, क्योंकि बंटवारे के बाद मुख्य सिंचाई नहरों के हेडवर्क्स भारत के पास थे। भारत के पास पूरा नियंत्रण था और वह जब चाहे तब पानी रोक सकता था, खासकर उस समय जब पाकिस्तान ने 1947-48 का युद्ध शुरू कर जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा कब्जे में ले लिया, जो आज भी उसके पास है। लेकिन भारत ने वह कड़ा कदम नहीं उठाया। जब भारत के पास पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने का पूरा मौका था, जब भारतीय सैनिक युद्ध के मैदान में भारत की जमीन को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, और जब थोड़ा और दबाव पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, तब नेहरू ने पाकिस्तान पर भारत की पकड़ ढीली कर दी। पानी छोड़ दिया गया और पाकिस्तान बिना 1 इंच जमीन लौटाए बच निकला। चाहे इसे सांस्कृतिक झिझक कहें या रणनीतिक दृष्टिहीनता, लेकिन भारत की सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय रणनीति के बीच की यह असंगति देश को बार बार भारी नुकसान उठाने के लिए मजबूर करती रही है। नेहरू के नेतृत्व में ही भारत ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और कुल जल का 82% पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत के मुख्य वार्ताकार निरंजन डी गुलाटी ने भारत की उलझन भरी सोच को स्पष्ट करते हुए कहा, हमें दूसरी तरफ के हितों का भी ध्यान रखना था, उन्हें भी जीने का हक है, हमें भी। उन्हें भी पानी चाहिए, हमें भी। नेहरू ने इन बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, नहरों के पानी का विवाद कश्मीर मुद्दे से कोई संबंध नहीं रखता। हम कश्मीर के पानी को पाकिस्तान में जाने से नहीं रोक सकते, यह एक इंजीनियरिंग का मामला है और उसे वैसे ही सुलझाया जाना चाहिए। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने पक्ष लिया पाकिस्तान का। अपनी किताब इंडस वाटर्स ट्रीटी
एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिया में निरंजन डी गुल्हाटी लिखते हैं कि जब पानी की आपूर्ति रोकी गई तो नेहरू की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक थी। उन्होंने उल्लेख किया, औपचारिक रूप से प्रांतीय सरकार ने केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना यह कदम उठाया था और केंद्र सरकार के कुछ वर्गों से उन्हें विशेष सहानुभूति नहीं मिली। माना जाता है कि नेहरू ने सितंबर 1949 में ईस्ट पंजाब सरकार और वहां के इंजीनियरों को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उन्होंने यह निर्णय स्वेच्छा से क्यों लिया। हालांकि भारतीय पंजाब के इंजीनियरों द्वारा पानी रोकने का एक ठोस और तार्किक कारण था। जब ब्रिटिश शासन ने भारत को छोड़ा और भारतीय नौसेना विद्रोह की पृष्ठभूमि में सीमाएं खींची गईं, तब जल संसाधनों के बंटवारे पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इस अंतराल को भरने हेतु भारत और पाकिस्तान ने 20 दिसंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 1948 तक यथास्थिति बनाए रखना था। इंजीनियरों का तर्क था कि किसी औपचारिक समझौते के अभाव में यदि ईस्ट पंजाब ने अस्थायी रूप से पानी की आपूर्ति नहीं रोकी होती तो वेस्ट पंजाब उस जल पर भविष्य में कानूनी अधिकार का दावा कर सकता था। इस दृष्टिकोण से ईस्ट पंजाब की चिंता सही थी कि कोई भी ऐसा उदाहरण दीर्घकालिक रूप से उसके हितों के विरुद्ध सिद्ध हो सकता है। दिल्ली समझौता, पाकिस्तान ने पैंतरा बदला। जब लाहौर पानी के लिए तड़प रहा था, तब पाकिस्तान ने मई 1948 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जल आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान को भारत से होकर बहने वाले पानी के परिवहन का खर्च उठाना होगा। दूसरी, भारत को धीरे धीरे इस जल आपूर्ति को घटाने की अनुमति दी गई। भारत का तर्क था कि ब्रिटिश शासन ने पश्चिम पंजाब में तो सिंचाई प्रणाली का विकास किया, लेकिन पूर्वी पंजाब की पूरी तरह अनदेखी की गई। आजादी के बाद यह असंतुलन जारी नहीं रह सकता था, इसलिए पूर्वी पंजाब को भी उस पानी से हिस्सा मिलना चाहिए जो अब तक पश्चिम पंजाब को जा रहा था। दिल्ली समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने फिरोजपुर हेडवर्क्स को दरकिनार करने के लिए सतलुज नदी से एक वैकल्पिक नहर खोदनी शुरू कर दी। उसने इस कदम को यह कहकर उचित ठहराया कि भविष्य में भारत द्वारा जल आपूर्ति रोके जाने की आशंका के चलते यह एक एहतियाती उपाय है। भारत ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वह जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की नहर से भी ऊपर नदी के ऊपरी हिस्से में एक और नहर खुदाई करेगा। बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि दिल्ली समझौता उसने दबाव में किया था और 23 अगस्त 1950 को भारत सरकार को एक नोट भेजकर इस समझौते की समाप्ति की सूचना दे दी। जब दोनों देश अपने अपने जल मोड़ने की योजनाओं में उलझ गए जो परस्पर विरोधी थीं, तब नेहरू ने लियाकत अली खान को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया कि दोनों देश संयुक्त रूप से यह घोषणा करें कि वे किसी भी आपसी विवाद को लेकर युद्ध नहीं करेंगे। यह नेहरू की वही पुरानी कार्यशैली थी जिसे उन्होंने बार बार दोहराया और जिसके चलते भारत के हितों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं, जिसमें मध्यस्थता के रूप में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी, विशेष रूप से गठित एजेंसियां या दोनों देशों द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था शामिल हो। यह पाकिस्तान के लिए मानो स्वर्ग से टपकी मुफ्त की सौगात थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विश्व बैंक की भूमिका। अकस्मात विश्व बैंक, जो नाम से वर्ल्ड है पर असल में अमेरिका की ही एक संस्था है, इस विवाद में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने राहत की सांस ली, लेकिन भारत को विश्व बैंक की भूमिका पर संदेह था, विशेषकर इसलिए क्योंकि 1950 के दशक में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कई रक्षा समझौते हो चुके थे और उनकी आशंकाएं सही साबित हुईं।
विश्व बैंक ने संकेत दिया कि भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, जो भारत की आगामी हरित क्रांति की नींव बनने जा रही थी, तभी दी जाएगी जब भारत पाक जल विवाद का समाधान हो जाएगा। बैंक के प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्व बैंक के बॉन्ड निवेशक ऐसे देश में निवेश करने में रुचि नहीं दिखाएंगे जो युद्ध की स्थिति में हो। यह दबाव प्रभावी साबित हुआ। भारत ने विश्व बैंक की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और एक ऊपरी हिस्से वाले देश के रूप में जो भी रणनीतिक लाभ उसे प्राप्त था, वह त्याग दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि नेहरू ने सिंधु नदी विवाद को कश्मीर मुद्दे से जोड़ने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। विश्व बैंक को भेजे अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच नहरों के जल का विवाद कश्मीर से संबंधित नहीं है। यह विवाद ईस्ट और वेस्ट पंजाब की सिंचाई प्रणालियों से जुड़ा है और वहीं तक सीमित है। पाकिस्तान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। लियाकत अली खान ने भी सहमति जताते हुए कहा कि दोनों देशों को किसी एक विवाद की बातचीत को दूसरे मुद्दे को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह कितना सुविधाजनक तर्क था। मूर्खतापूर्ण उदारता। नेहरू की नरमी को भांपते हुए विश्व बैंक की योजना ने पाकिस्तान को 82% और भारत को केवल 18% जल देने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। नेहरू द्वारा नियुक्त किए गए वार्ताकारों का मानना था कि पूरे सिंधु घाटी क्षेत्र में इतना पानी उपलब्ध है कि भारत की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। नेहरू ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सिंधु घाटी में इतना पानी अवश्य है कि यदि उसका उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। चीन से शांति की आशा में दी पानी की कुर्बानी एक और महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से नेहरू ने सिंधु नदी घाटी का अधिकांश हिस्सा इतनी जल्दी पाकिस्तान को सौंप दिया। 1950 के दशक की शुरुआत में चीन ने पहले तिब्बत और फिर भारत की सीमाओं में घुसपैठ शुरू कर दी थी। लगभग 2 दशकों तक नेहरू ने चीन के खतरे और सरदार पटेल की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, यहां तक कि उन वफादार सैन्य अधिकारियों को भी दरकिनार कर दिया या डांटा जिन्होंने नेहरू की चीन समर्थक नीति की भूल को उजागर किया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि वह सीट चीन की है। जब चीनी सैनिक हिमालयी सीमा पर उकसावे भरी घुसपैठ करने लगे, तब नेहरू को एहसास हुआ कि अब उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन की ओर से भी खतरे का सामना करना पड़ेगा। उन्हें लगा कि शायद पानी देकर पाकिस्तान के साथ शांति खरीदी जा सकती है। पाकिस्तान की मानसिकता। यह संधि पाकिस्तान की मानसिकता को समझने का एक माध्यम भी है। पाकिस्तान के लिए भारत से जुड़ा हर मसला बंटवारे का अधूरा एजेंडा है, जो मूलतः कट्टरपंथी भारतीय मुसलमानों का वह सपना है जिसमें भारत में जिहाद छेड़कर या तो हिंदुओं का सफाया किया जाए या उन्हें धर्मांतरित किया जाए। यह उपमहाद्वीप के उन मुसलमानों का सपना है जो मुगल भारत की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। इस्लामाबाद की लगातार की जाने वाली शिकायतें इसी मानसिकता का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, जब उसकी सिंचित भूमि 90% है तो उसे सिर्फ 82% पानी मिलना स्पष्ट नुकसान के सिद्धांत का उल्लंघन था, ऐसा कहना है पाकिस्तान नौसेना के पूर्व अधिकारी मोइन अंसारी का अपनी पुस्तक इंडियाज एक्वा बॉम्ब में। अब पानी बनेगा रणनीति। दशकों से भारत ने सिंधु जल संधि IWT को पूरी निष्ठा और भावना के साथ निभाया है, जबकि पाकिस्तान ने इसका बार बार उपयोग भारत के विकास में अड़चन डालने के लिए ही किया है। पाकिस्तान ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकने से लेकर भारत को महंगे और समय बर्बाद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों में घसीटने तक इस संधि को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, ताकि भारत की विकास योजनाओं को बाधित किया जा सके।
भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कई जलविद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण वर्षों तक रुकी रहीं। इसी दौरान अनुमानित 20 से 30 लाख एकड़ फुट पानी बिना किसी रोकटोक के पाकिस्तान में बहता रहा, केवल इसलिए क्योंकि भारत को अपने हिस्से का जल उपयोग करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने की अनुमति नहीं दी गई। पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी राहुल भंडारी के अनुसार भारत के पास इस संधि पर पुनर्विचार करने या इसे समाप्त करने के लिए ठोस कानूनी आधार हैं। वियना संधि कानून की धारा 62 के तहत यदि परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन होता है तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समाप्त किया जा सकता है। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार आतंकवाद फैलाने और उसकी शत्रुतापूर्ण कूटनीति को देखते हुए भारत यह तर्क दे सकता है कि इस संधि का मूल आधार शांतिपूर्ण सहयोग अब बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। इस बात के बावजूद कि नेहरू ने पाकिस्तान की हर संभव तरीके से मदद की और पश्चिमी ताकतों से सराहना पाने की भरपूर कोशिश की, उन्होंने अंततः एक ऐसा रुख अपनाया जिसमें न तो भारत और न ही पाकिस्तान को कोई अधिकार छोड़ने की बात कही गई और इस निर्णय को भविष्य के लिए टाल दिया गया। अब समय आ गया है कि भारत अपने जल अधिकारों को फिर से दृढ़ता से लागू करे, पाकिस्तान को पानी पूरी तरह बंद किए बिना, बल्कि जो पानी भारत को वैध रूप से मिला है उसका पूरा और प्रभावी उपयोग करके वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नई या पुनर्गठित जल वितरण व्यवस्था भारत के हितों और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है। पश्चिमी मीडिया और शिक्षाविद और भारत में मौजूद उनके ब्राउन सिपाही निश्चित रूप से वह संधि जो 4 युद्धों के बावजूद भी बनी रही की दुहाई देते रहेंगे। वे यह चेतावनी देंगे कि पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसके पास परमाणु हथियार और एक बड़ी स्थायी सेना है, और इसलिए ऐसे देश को अस्थिर करना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि एनाटोल लीवेन ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में लिखा है, वे भारतीय जो पाकिस्तान के पतन पर खुश होना चाहें, उन्हें यह समझना चाहिए कि शायद भारत भी उस पतन में साथ घसीटा जाएगा। लेकिन अब ये चेतावनियां हास्यास्पद लगती हैं क्योंकि पाकिस्तान आज आतंकवाद का आईवी लीग यूनिवर्सिटी बन चुका है। समापन। अगर भारत इस संधि से बाहर निकलता है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। सिंधु नदी घाटी में पानी की प्रचुरता के बावजूद पाकिस्तान एक अर्धशुष्क देश है, जहां सूखे की मार कई क्षेत्रों को झेलनी पड़ रही है। वहां का भूजल स्तर लगातार और तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तानी पंजाब, जहां दुनिया की सबसे अधिक नहर घनत्व है, जलभराव की विकराल समस्या से जूझ रहा है। उसके विशाल जलाशय, जो भारत से पूर्वी नदियों के नुकसान की भरपाई के लिए बनाए गए थे, अब तेजी से सिल्ट मिट्टी से भरते जा रहे हैं। भारत, जिसने कभी जम्मू कश्मीर में बांध और जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण पूरी तरह नहीं रोका, अब इस स्थिति में है कि वह जल प्रवाह को अपने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ सके, और यह सब संधि की भावना और प्रावधानों के दायरे में रहकर किया जा सकता है। एक्वा बम का प्रभाव कई परमाणु विस्फोटों से भी अधिक हो सकता है। भारत को इस रणनीतिक हथियार का विवेकपूर्ण और निर्णायक उपयोग करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके कि वह अपने आतंकवाद के उद्योग को बंद करे। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति नहीं बचती।